नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में पहले सुना है या नहीं। अगर सुना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा अपने कमेंट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हमारे आपके बीच में बना रहे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी अनसुलझा रहस्य बन के सामने सभी के खड़ा हुआ है, वो है ऑपरेशन लॉन्ग जंप। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ था? क्या नाज़ी जर्मनी ने, क्या हिटलर ने एक ऐसा ऑपरेशन कराया था जिसमें जो बिग थ्री थे, यानी कि स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट, इन तीनों को एक बार में एलिमिनेट करने वाला एक ऐसा प्लान था, एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला था जो कि इन्हें असैसिनेशन ऑपरेशन होता, जिसमें एक बार में दुनिया के सबसे बड़े 3 लीडर्स को मार गिराया जाता। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुआ था? क्या ऐसा कुछ ऑपरेशन कराया गया था तेहरान के अंदर? आज आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी सारे हिस्टोरियंस आज भी, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अब डी क्लासिफाइड हुई हैं, उनके ऊपर आज भी वो लोग डिबेट कर रहे हैं और काफ़ी अलग अलग जानकारियाँ नई नई निकल के इस ऑपरेशन के बारे में आज भी आती रहती हैं। तो आखिर कैसा था ये ऑपरेशन? क्या ये सच में एग्जिस्ट करता था या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं था? ये एक प्रोपेगेंडा था, ये एक तरह का षड्यंत्र था किसी एक रीजन के द्वारा, किसी एक देश के द्वारा। और आखिर क्या हुआ था इस पूरे ऑपरेशन लॉन्ग जंप में? उन 32 कमांडोज का क्या हुआ? क्या वो मारे गए? उन्हें पकड़ा गया था, वो कहाँ गए? और उसके बाद उस पर क्या जवाब दिया था सोवियत यूनियन ने? ये भी आपको बताएंगे। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। अब शुरुआत करते हैं आपके आज के एपिसोड की। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की बात है और साल बताया जाता है 1943। 1943 के एंड में कुछ आखिरी जो महीने बचे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने, इन महीनों में बताया यह जाता है कि हिटलर के या नाजी जर्मनी के जीतने का कोई चांस ऐसा लग नहीं रहा था। अब ऐसी आशंका बची नहीं थी कि वो जीत पाएंगे, लेकिन लड़ाई अभी भी चल रही थी। और इस समय तक नाजी जर्मनी भी जो था, हिटलर भी जो था, वो वॉर जीतने से ज़्यादा अब जो 3 एलीड पावर्स के, एलीड सुपर पावर्स के जो टॉप 3 लीडर्स थे, जिनमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन, ये तीनों जो 3 बिग थ्री जिन्हें कहा जाता था, तो इन तीनों को सिर्फ रिप्लेस करने के बारे में नाजी जर्मनी सोच रहा था। उसे ये लग रहा था कि अगर इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वॉर के बाद में जो पोस्ट वॉर एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेवरेबल डिसीजंस जर्मनी के लिए लिए जाएं, कुछ इस तरह की सहूलियतें उन्हें मिल जाएं, तो कम से कम इन तीनों को रिप्लेस कर दिया जाए। अब रिप्लेस किया कैसे जाए, तो इसका अलग अलग उपाय था, अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी। और इसी के तहत बताया जाता है कि नाजी जर्मनी ने एक ऑपरेशन को प्लान करना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब इस समय तक क्या था कि ये जो बिग थ्री थे, ये कभी भी यहाँ 1943 नवंबर से पहले तक एक साथ एक मंच पर नहीं आए थे। ये जो तीनों सबसे बड़े लीडर्स थे, इसमें जो रोजवेल्ट थे, रोजवेल्ट काफ़ी बार ट्राई कर चुके थे, यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रोजवेल्ट काफ़ी बार स्टालिन से मिलने का, सोवियत के जो चीफ थे सोवियत यूनियन के, स्टालिन से मिलने के लिए कई बार ट्राई कर चुके थे, लेकिन स्टालिन हमेशा उन्हें मना कर देते थे कि उन्हें खतरा है, अगर वो कहीं बाहर निकलते हैं या फिर उड़ान भरते हैं कहीं पे, तो कोई उनके प्लेन को क्रैश ना करा दे, उन्हें असैसिनेशन अटैम्प्ट का खतरा है, इसलिए वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। और इसी वजह से हमेशा वो या तो सोवियत यूनियन में, यूनियन के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को बुलाना चाहते थे, या फिर चाहते थे कि कहीं उन्हीं की जगह पे, उन्हीं की डिसाइडेड लोकेशन पे कोई मीटिंग की जाए। रोजवेल्ट मिलना चाहते थे, स्टालिन मिलना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये उनके पास में आके पहले उनकी उनकी खुद की जगह पे आके इनसे मिले। ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसके बाद स्टालिन ने प्रपोज किया, रोजवेल्ट से कहा कि एक मीटिंग रखी जाए जहाँ पे हम सभी तीनों आ सकें और तीनों को कोई मुश्किल ना हो। तो ये मीटिंग रखते हैं ईरान के अंदर, तेहरान में एक मीटिंग की जाए। और ये भी इसलिए करा गया था, बताया जाता है, क्योंकि उस समय जो जगह थी तेहरान, ये जॉइंट कंट्रोल के अंदर था, रशिया के और ब्रिटिश कंट्रोल के। तो ये यहाँ पे मीटिंग को स्केड्यूल कर लिया जाता है, मीटिंग को एक तरह से फिक्स कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ये तीनों लीडर्स पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था जब मिलने वाले थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल है। और ऑफलाइन सेंटर सबसे नया जो आपका है वो बिहार के पटना में भी ओपन हो चुका है। पटना में यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी और ऑफलाइन सेंटर जो है वहाँ पे बैचेस की शुरुआत हो रही है अक्टूबर 14 से। तो जल्दी से जल्दी जाके आपको एनरोल कर लेना चाहिए, वॉक इन कर लेना चाहिए।
साथ ही साथ दिल्ली के अंदर करोल बाग में जो सेंटर है वहाँ पे इंग्लिश बैचेस शुरू हो रहे हैं 24 अक्टूबर से। हिंदी बैचेस जो हैं वो मुखर्जी नगर सेंटर पे दिल्ली के अंदर शुरू हो रहे हैं 21 अक्टूबर से। टॉप फैकल्टीज के साथ में यहाँ पे आपको तैयारी करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत भी बनाते हैं। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज के सिविल लाइंस में आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बैचेस अवेलेबल हैं, यूपीएससी सीएससी के भी और यूपी पीएससी के भी। यहाँ पे बैचेस की शुरुआत हो रही है 1, 3, 14 और 21 अक्टूबर से। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाके आपको टॉप फैकल्टीज के साथ भारत के इन सारे बैचेस का एडवांटेज लेना चाहिए, एनरोल करना चाहिए। इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए और आप जाके एनरोल भी कर सकते हैं, जाके वॉक इन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ मिल जाता है, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है, जनरल स्टडीज़ का इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं एजुकेटर्स के साथ में, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके होते हैं। अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये कदम लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर सिर्फ क्लिक करना है और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे एपिसोड में। तो ये जो मीटिंग फिक्स की गई थी इसे आप तेहरान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते होंगे और इसको कोड नेम दिया गया था यूरेका। यूरेका नाम से इसको आप लोग, अगर आपने सुना हो पढ़ा हो इसके बारे में, तो ज़रूर जानते होंगे। ये जो तेहरान कॉन्फ्रेंस थी 1943 की, नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 1 तक चलनी थी और यहाँ पे ये सभी लोग सोवियत एम्बेसी में तेहरान के अंदर मिलने वाले थे। ये तीनों टॉप 3 लीडर्स, जो बिग 3 कहा जाता है जिन्हें, तेहरान में ये लोग मिलते। लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर बर्लिन में बैठे हिटलर की इस मीटिंग के ऊपर बहुत ज़ोरों से निगाह थी। एक तरह से बताया जाता है कि उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान मीटिंग के शेड्यूल होने के समय से ही इस मीटिंग के ऊपर बना हुआ था, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पे तीनों लीडर्स बिग 3 पहली बार मिल रहे थे और यहाँ पे वो एक ऑपरेशन इस तरह का अगर प्लान करते नाज़ी जर्मनी, तो हो सकता था कि बिग 3 को एक बार में ख़त्म किया जा सकता था। ये बताया जाता है, ये हिस्टोरियंस भी कहते हैं और इस पर डिबेट्स चल रही हैं कि क्या ऐसा कोई ऑपरेशन किया गया था। तो अब ये जो मीटिंग थी यूरेका, जिसको कोड नेम दिया गया था, इसकी थीम बताई जाती है कि एक तो जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज रहेंगी वॉर की प्रेजेंट सिनेरियो में, उन पर भी बातचीत होनी थी और पोस्ट वॉर एरा के बारे में भी बातचीत होनी थी। हिटलर को हमेशा से ये लग रहा था लगातार कि पोस्ट वॉर एरा के बारे में ये पूरी जो मीटिंग है ये होने वाली है और इसमें ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि जर्मनी को आखिर फिर अब डिवाइड कैसे किया जाए। तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो परेशानी थी, वो इसी चीज़ से थी और यही बात थी कि पोस्ट वॉर एरा में जर्मनी के लिए जो मुश्किलात हैं वो खड़े ना हो जाए, इसकी वजह से इन तीनों को रिप्लेस कर दिया जाए। अब बताया क्या जाता है, कहा जाता है कि नाज़ी जर्मनी ने हिटलर के द्वारा एक ऑपरेशन, एक सीक्रेट मिशन प्लान किया गया जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन लॉन्ग जंप। और इस ऑपरेशन लॉन्ग जंप का जो मेन मोटिव था, जो मकसद था, वो था टू एलिमिनेट द ऑल टॉप 3 लीडर्स, द बिग 3। इन तीनों को एक साथ एक जगह पे एक समय पे एलिमिनेट करने का, इनको ख़त्म करने का। अब यहाँ इस केस में ये जो पूरा ऑपरेशन लॉन्ग जंप है, आपको पहले ही बता दिया जाए कि काफ़ी सारे लोग इस ऑपरेशन के बारे में कहते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ था लेकिन नाकाम रहा। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, ये एक रची हुई कहानी है। लेकिन समय समय पर आज भी जब जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन डिक्लासिफाइड होती है, सामने आती है जनता के, उसको पब्लिक किया जाता है, तो आज भी इसके काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं। वो सारे सबूत भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या किन किन लोगों ने कहा है, किन रिसर्चर्स ने क्या बुक्स लिखी हैं, क्या कहा गया है। तो खैर, वॉर के दौरान कई बार देखा गया है, वॉर के दौरान ये देखा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं एक दूसरे के देश के, वो अपने अपोनेंट के जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं कभी ना कभी। वॉर के दौरान जब भी वॉर किसी दो देशों के बीच में चल रहा होता है, तो ऐसा कुछ प्रयास होता है और ऐसा ही यहाँ होने वाला था। ऐसा ही यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी होने वाला था, जो कि नाज़ी जर्मनी का प्लान था। लेकिन जर्मनी के लिए बिग 3 को एलिमिनेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। पहली बात तो ये कि एक तो ये जो वॉर क्राइम माना जाता है, दूसरा ये कि तेहरान में जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, तेहरान ने महज 2 हफ्ते पहले ही जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया था अपना। तो वो यहाँ पे जर्मनी के साथ वॉर में उतर चुका था और 2 हफ्ते पहले ये बात हुई थी और इसी वजह से ईरान के अंदर हेविली डिप्लॉयड थी रशियन आर्मी और साथ ही साथ में रशियन ट्रूप्स भी थे, वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स भी थे। ऐसे में नाज़ी जर्मनी को अपने कमांडोज की कोई टीम भेजकर या किसी एसेट को भेजकर, किसी स्पाई एजेंट को भेजकर, इन लोगों को, अननोन मैन को भेजकर, इन लोगों को, ये जो बिग 3 थे, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच करना, वहाँ पे एंटर करना और वहाँ पे ऐसे किसी ऑपरेशन को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बताया ये जाता है कि इस तरह का एक ऑपरेशन किया गया था। तो अब आता है मीटिंग का दिन। एलीट पावर्स के जो लीडर्स थे, जो टॉप, जो बिग 3 जिन्हें कहा जाता था, वो लोग तेहरान आ चुके थे। मीटिंग का दिन आता है
और मीटिंग शुरू होने से करीबन कुछ घंटे पहले ही सोवियत के जो प्रीमियर थे सोवियत यूनियन के, जोसेफ स्टालिन, स्टालिन को एक खबर मिलती है, एक तरह से इंटेलिजेंस मिलता है, इनपुट मिलता है कि 38 कमांडोज नाजी जर्मनी के, जिनको लीड कर रहा है एक कमांडो कर्नल ऑटो कोज़िनी। ऑटो कोज़िनी जो है ये अपने कमांडोज के साथ, जिनके 38 कमांडोज हैं नाजी जर्मनी के, और वो पैराशूट से तेहरान की जो आसपास की पहाड़ियां हैं वहाँ पे लैंड कर चुके हैं और वहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद में उन्हें एक और इनपुट मिला कि यहाँ पे इनके आने की खबर हमारी जो एनकेवीडी थी, जो सोवियत यूनियन की पहले एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, उनको ये खबर मिल चुकी थी। और इसके बाद में उन 38 में से 32 लोगों को, जो 32 कमांडोज हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। लेकिन जो अभी भी 6 ऐसे कमांडोज हैं जो कि बहुत सक्षम है इस चीज़ में कि वो टॉप 3 को, जो बिग 3 हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। खतरा बहुत बड़ा आ चुका है यहाँ पे तेहरान के अंदर। तो ये यहाँ पे जो 6 लोग हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, वो कहीं किसी को मिल नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई। साथ में ये बताया गया कि इन सभी के पास से सब मशीन गन्स मिली हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, वो ग्रेनेड्स ब्रिटिश ग्रेनेड जिनको गैमन बॉम्ब्स कहा जाता था, तो ये यहाँ से मिले हुए हैं। और सोवियत की सिक्योरिटी में इन्होंने एक तरह से जो घुसपैठ थी वो भी यहाँ पे कर ली थी। अब ये पूरी एक तरह से कहानी आप इसको कहिए या फिर कहिए कि असल में ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बताया जाता है कि जब ये इंटेल मिला, इसके बाद सोवियत प्रीमियर स्टालिन ने क्या किया कि ये एक संदेश भिजवाया, एक मैसेज भिजवाया जाता है सोवियत के फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव के द्वारा रोजवेल्ट को, जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो रोजवेल्ट के पास में एक संदेश पहुंचता है और कहा जाता है कि हमारी काउंटर इंटेलिजेंस को एक खबर मिली है, हमने एक ऐसा प्लॉट, असैसिनेशन प्लॉट एक्सपोज किया है, उनको पकड़ा है ऐसे लोगों को जो कि नाजी जर्मनी के द्वारा भेजे गए थे और तेहरान के अंदर आ चुके थे आपको ख़त्म करने के लिए और बाकी और 2 टॉप 2 को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक असैसिनेशन था जिसको हमने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी 6 ऐसे लोग हैं जो अभी फरार हैं। अब जब ये बात बताई गई तो स्टालिन ने रोजवेल्ट से कहा कि आप अपनी लोकेशन जो है उसको चेंज करिए, आप अपनी लोकेशन को बदलिए, क्योंकि आप वहाँ पे सेफ़ नहीं है जहाँ भी आप अभी रुके हैं। और बाकी लोगों को भी यही कहा गया, यानी कि यूके के जो थे उनको भी ये कहा गया, और साथ में सोवियत के जो जोसेफ स्टालिन थे वो तो अपनी सोवियत एम्बेसी में रुके हुए थे। अब यहाँ पे यूके के पास में एम्बेसी थी तेहरान में, सोवियत के पास में एम्बेसी थी तेहरान में, लेकिन अमेरिकन्स के पास उस समय पर तेहरान के, ईरान के अंदर ना ही कोई एम्बेसी हुआ करती थी, ना ही कोई एम्बेसडर हुआ करता था। अब ये बात सोवियत यूनियन को भी पता थी, स्टालिन को भी पता थी कि यूएस का क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जब ऐसी एक सिचुएशन बनाई जाएगी या ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये पूरा एक प्लॉट था, एक रची हुई कहानी है। हो सकता है असलियत में भी हुआ हो ऐसा, और वो हम आपको बताएंगे आगे किस तरह से इसके प्रूफ्स मिलते हैं। तो खैर, यूएस के रोजवेल्ट से कहा जाता है कि आप अपनी लोकेशन चेंज करिए, किसी एम्बेसी में अपनी चले जाइए। अब उनके पास में एम्बेसी थी नहीं, उनके पास में कोई एम्बेसडर था नहीं। यूएस के पास उस समय सिर्फ ईरान के अंदर शहर से बहुत दूर, तेहरान से बहुत दूर, एक डिप्लोमेटिक ऑफिस हुआ करता था जिसे लेगेशन कहा जाता था। तो तेहरान में लेगेशन था, एक छोटा सा दफ्तर हुआ करता, लेकिन वो शहर से बहुत दूरी पर था, वहाँ जाने का समय भी ज़्यादा लगता था और वो एक सुनसान इलाका था। तो अगर कुछ इस तरह का खतरा मंडरा रहा है तो वहाँ पे रोजवेल्ट को, या मान लीजिए कि किसी को भी अगर अटैक करना है किसी के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत इजी टास्क हो सकता था वो। तो इस वजह से यहाँ से कहा जाता है रोजवेल्ट से कि आप अगर कहीं शिफ्ट हो सकते हैं तो लेगेशन में शिफ्ट हो जाइए, वहाँ चले जाइए। तो रोजवेल्ट वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई वजह दिख नहीं रही थी, कोई और उनके पास में चारा उनके सामने था नहीं। और कहा यह भी जाता है कि वो सोवियत एम्बेसी में शिफ्ट होना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए ये जो टॉप 3 थे, जो बिग 3 थे, इनके बीच में भी जो पावर टसल था वो लगातार चलता रहता था, एक दूसरे पर ये भरोसा भी नहीं करते थे। ये बातें कही जाती हैं जो हिस्टोरियंस के द्वारा। तो अब जो मीटिंग थी इसको फिक्स किया जाता है कि अब मीटिंग तो करनी ही है, ये जो अटैक है इसके बावजूद मीटिंग की जाएगी लेगेशन में ही, यानी कि जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट रुके हुए हैं वहीं पे अब मीटिंग कर लेते हैं। तो एक डिप्लोमेटिक ऑफिस जो था लेगेशन तेहरान में यूएस का, वहाँ पे मीटिंग फिक्स की जाती है जिससे कि जो रोजवेल्ट हैं उन्हें बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन ऐसे में ये था कि अब यूके के प्रेसिडेंट को जो हैं उनको भी यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा और सोवियत के प्रेसिडेंट को भी यहाँ तक लेगेशन तक आना पड़ेगा, तेहरान से दूर, शहर से दूर। ऐसे में खतरा तो मंडरा ही रहा था, असैसिनेशन प्लॉट डिस्क्लोज हो ही चुका था, इसकी खबर मिल चुकी थी। तो यहाँ पे ये देखा गया, रोजवेल्ट ने ये कहा कि ये अच्छा रहेगा कि मैं खुद सोवियत एम्बेसी में अब शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि रोजवेल्ट को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि यहाँ अलग से बाहर अगर रहेंगे अकेले, अपनी उनकी कोई एम्बेसी नहीं है और एक ऐसे ऑफिस में रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई है और ना ही उनके पास वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा उस तरह की है, तो यहाँ कहीं कोई खतरा उनके ऊपर भी ना आ जाए, ये यूएस के प्रेसिडेंट को लग रहा था।
तो अब ऐसे में क्या किया जाता है कि एक डिसीजन लिया गया रोजवेल्ट के द्वारा कि स्टालिन को और जो यूके के प्रेसिडेंट हैं उनको भी, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हाँ, रोजवेल्ट खुद सोवियत एम्बेसी के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो सोवियत एम्बेसी की सिक्योरिटी में चले गए, वहाँ पे जाके रहने लगे। इस समय जो चर्चिल थे और स्टालिन थे, उन्हें यहाँ पे शहर से बाहर नहीं आना पड़ा, और जो मीटिंग थी फाइनली वो सोवियत एम्बेसी में ही यहाँ पे जो स्केड्यूल होनी थी वो वहाँ पे हो जाती है। वहीं पे उस मीटिंग को किया जाता है जो जगह पहले से फिक्स की गई थी। यहाँ पे ये जब मीटिंग हुई, खतरा था, लेकिन इसके बावजूद जब ये मीटिंग ख़त्म हुई, रूजवेल्ट अमेरिका के लिए निकले। सोवियत के जो सिक्योरिटी थी उस पर उन्हें शक होने लगा था। ये बताया जाता है कि यहीं से जो आशंका थी, जो एक शक था, वो यहीं से डेवलप हो गया था रोजवेल्ट के दिमाग में भी और बाकी अमेरिकन ऑफिसर्स के दिमाग में भी। अब ये शक क्या था, ये आप सुनिए। तो दोस्तों, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई ऑपरेशन लॉन्ग जंप की, या कहें कि जो शक था रोजवेल्ट के दिमाग में, अमेरिकन के दिमाग में, वो शुरू हुआ यहीं से, जब उस सीक्रेट सिक्योर्ड कंपाउंड में सोवियत एम्बेसी के वो मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे रुके हुए थे इस 3-4 दिन के अंदर दौरान उस जगह पर रोजवेल्ट, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये जो नाज़ी जर्मनी के पैराट्रूपर्स आए हैं और यहाँ पे कमांडोज आए हैं, इन्होंने अटैक करने का एक असैसिनेशन प्लान बनाया है, ये सब सिर्फ जो है वो स्टालिन के द्वारा रची हुई एक कहानी है। इस तरह की बातें सामने आती हैं कि अमेरिकन को ये लगने लगा था कि ये सिर्फ स्टालिन ने, सोवियत यूनियन ने, इनके द्वारा बनाई हुई कहानी है, और ये इसलिए किया गया जिससे कि रोजवेल्ट जो हैं वो सोवियत एम्बेसी में स्टालिन के साथ में रुकें, उनके आसपास रुकें, उनकी सिक्योरिटी में रुकें। सबसे बड़ी बात कि जो सोवियत की सिक्योरिटी है उसके अंदर रुकें, जिससे कि वहाँ पे उनके ऊपर स्पाइंग की जा सके, यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के ऊपर जासूसी की जा सके, उनकी जो फ़ोन ट्रेसिंग है, या यूँ कहिए कि उनके जो भी संचार का माध्यम है उसे ट्रेस किया जा सके, उनके लोगों को तहकीकात की जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, और देखा जा सके कि ये किस किस से कनेक्टेड हैं, क्या क्या इनके आगे प्लान्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वॉर की क्या स्ट्रैटेजीज़ इनकी पर्सनली यूएस की हैं। तो बताया जाता है कि इस वजह से यहाँ पे उनकी स्पाइंग की जा सके, सिर्फ इसलिए ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी कि इस तरह का एक ऑपरेशन, इसकी कहानी रची गई कि ऐसा ऐसा हो गया है और यहाँ पे आपको खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल एक और खड़ा होता है रिसर्च के दौरान कि जहाँ पे लेगेशन में, जो शहर से दूर एक जगह थी, वहाँ पे जो एक ऑफिस था, डिप्लोमेटिक ऑफिस यूएस का, वहाँ पे जब रुकवाने का कहा गया था तो वो खुद स्टालिन के द्वारा कहा गया था रोजवेल्ट को कि आप वहाँ पे जाके रुक जाइए। तो ये भी पॉसिबल है, अगर ये कहानी मानी जाए उसके हिसाब से, कि वहाँ पे भी इन लोगों ने जो जो भी स्पाइंग के इक्विपमेंट्स हैं, या यूँ कहें कि जासूसी किस तरह से कर सकते हैं रोजवेल्ट के ऊपर, हो सकता है वहाँ पे भी लगा के रखे हों, या कुछ और भी बड़ा प्लान कुछ हो सकता है इसका। तो खैर, इस पूरी मीटिंग के बाद तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 जब हुई, दिसंबर 1 को ख़त्म हुई, इसके बाद जब रोजवेल्ट वापस आए थे अमेरिका, यूएस के प्रेसिडेंट, वो 2 हफ्ते तक ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं रहे थे, और बताया जाता है 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा, और तब उन्होंने इस प्लॉट के बारे में, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था जिसे ऑपरेशन लॉन्ग जंप कहा जाता है, इसके बारे में मीडिया को बताया था, अमेरिकन मीडिया को। उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्लॉट था वहाँ पे, इसकी वजह से हमको रिलोकेट करना पड़ा, हमारी जगह पहले दूसरी डिप्लोमेटिक ऑफिस में हुई, फिर हम सोवियत एम्बेसी के अंदर, सोवियत की यूनियन की सिक्योरिटी जो थी उनके बीच में, उनके अंडर रुके, और वहाँ पे जाके हमें रहना पड़ा। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी तरह इसको पब्लिश भी किया था कि आखिर क्यों यहाँ पे मजबूर किया गया सोवियत एम्बेसी के द्वारा रोजवेल्ट को अपनी सिक्योरिटी में रुकवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, लेकिन साफ जो सफाई देते हुए इस पर रोजवेल्ट ने ये कहा था कि तेहरान में जर्मनी के काफ़ी सारे स्पाइस घूम रहे हैं, नाजी जर्मनी के काफ़ी सारे स्पाई जासूस जो हैं और ऐसे अटैकर्स हैं, वो तेहरान के अंदर घूम रहे हैं, और ऐसे में उचित नहीं होता अगर मैं अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस में रुकता या मैं कहीं बाहर स्ट्रीट्स पर निकलता, मुझे ट्रैवल करना पड़ता, तो इसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, और बाकी लीडर्स के ऊपर ही खतरा हो सकता है। तो इस तरह सफाई देते हुए उन्होंने अपने इस बात को, इससे पल्ला झाड़ लिया कि वो अलग से जाके, अपनी सिक्योरिटी उनके पास प्रॉपर नहीं थी और उनको वहाँ पे सोवियत की सिक्योरिटी में रहना पड़ा। लेकिन अंदर खाने से जो बातें बाहर निकली वो ये थी कि रोजवेल्ट खुद भी ये जान रहे थे, अमेरिकन ऑफिसर्स भी जो उनके साथ में थे वो भी जान रहे थे कि सोवियत ने उनके ऊपर स्पाइंग की है, उनके ऊपर जासूसी की है। अच्छा, इसके बाद अब ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन अब इसकी कहानियाँ बाहर निकलना शुरू हुई। देखिए, सोवियत के जो रिसर्चर्स हैं, जो रशियन रिसर्चर्स हैं, यूएस रिसर्चर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे अध्ययन किया, इस पूरे ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में पढ़ा, जाना, और इसके बाद क्या चीज़ें निकल के आती हैं और किस किस तरह से अलग अलग खुद
बड़ी एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने भी अपनी बातें निकाली। 1960s में केजीबी ने, जो बाद में सोवियत यूनियन की एक और जो सीक्रेट एजेंसी बनी, केजीबी ने कुछ इन्फॉर्मेशंस निकाली। और केजीबी ने इस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को निकाला था क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड फोरम पे इसको देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी ग्रेट डिफीट की तरह देखा जाता है ऑपरेशन लॉन्ग जंप को, केजीबी का जो एनकेवीडी थी उस समय पे उसका, कि वो लोग इस प्लॉट को पहले से डिस्क्लोज नहीं कर पाए कि नाजी जर्मनी इस तरह का कोई अटैक कर रहा था, और वो यहाँ तक उनके कमांडोज आ गए, बाद में उन्हें पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो खैर केजीबी ने इस पर क्या कहा था खुद से कि ये एक कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा था। ये खुद केजीबी का स्टेटमेंट आया था सामने 1960s में कि दिस वाज अ कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा। और इसके बाद काफ़ी सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। कहानी किस तरह से बताई जाती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनाई गई है। अब ये असलियत है या रची हुई कहानी है, ये आप डिसाइड करिए। बताया जाता है कि एक एनकेवीडी के जो सीक्रेट पुलिस है सोवियत की थी, तो उन्होंने नाजी के जो कमांडोज थे उन लोगों को कैसे पकड़ा था। इसकी स्टोरी इस तरह से बताते हैं कि असैसिनेशन के जस्ट पहले, यानी 1-2 दिन पहले ही, एक एनकेवीडी के यानी कि सोवियत के एक सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे, उन्हें जानकारी मिल चुकी थी कि नाजी जर्मनी के कुछ कमांडोज यहाँ पे आने वाले हैं, और वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं उन पहाड़ियों पे तेहरान की। वहाँ पे जाके एक अंडर कवर के रूप में ये जो ऑफिसर थे एनकेवीडी के सोवियत के, ये उन 38 कमांडोज में से एक से मिलते हैं। उस एक कमांडो का नाम था नाजी जर्मनी के हैंस उल्री। अब ये हैंस उल्री से अब इन्होंने दोस्ती करी। हैंस उल्री के बारे में बताया जाता है कि वो नाजी जर्मनी का कमांडो था, बहुत ज़्यादा बातूनी था, बातें बहुत ज़्यादा करता था और साथ ही साथ में शराब बहुत ज़्यादा पीता था। अब यहाँ पे एनकेवीडी के सीक्रेट पुलिस के जो एजेंट थे अंडर कवर में जो गए हुए थे, उन्होंने इस नाजी जर्मनी के कमांडो के साथ में दोस्ती करना शुरू की। और एक दिन उसे एक रात बैठक पे ये उससे उगलवा लिया शराब पिलाते हुए उसको कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आया है। तब उसने ये बता दिया था कि वो नाजी जर्मनी का कमांडो है और बिग 3 के असैसिनेशन के लिए, तीनों बड़े लीडर्स के जो टॉप 3 हैं उनके असैसिनेशन के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। तो ये जो पूरी कहानी है इसमें आगे बताया जाता है कि एनकेवीडी के उस सीक्रेट पुलिस के अंडर कवर एजेंट ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन तेहरान के अंदर जो स्टालिन की सिक्योरिटी थी उनको पास की। उन्हें बताया गया कि नाजी जर्मनी के जो कमांडोज थे उन्होंने लैंड कर लिया यहाँ पे, और उसी के फिर अगले दिन सुबह सुबह जो मीटिंग का दिन था उस दिन इन सभी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इनमें से 32 को सिर्फ पकड़ा गया था, 6 उस समय तक भी फरार थे, और उनका क्या हुआ ये अभी भी नहीं पता है। बताते हैं आपको इसके बारे में आगे। बुक्स बाद में पब्लिश हुई कई सारी। ये जो पूरी कहानी थी आपने सुनी, लेकिन इस कहानी के बारे में क्या बताया जाता है, काफ़ी सारी बुक्स ऐसी पब्लिश हुई, जो रिसर्चर्स ने बुक्स नॉवेल्स निकाली हैं, उन्होंने बताया कि ये एक कुक्ड अप स्टोरी है और ये एक सोवियत यूनियन प्रोपेगेंडा था। सोवियत का एक प्रोपेगेंडा हुआ करता था ये। उन्होंने दूसरे देश के जो लीडर्स थे, जो टॉप लोग थे, उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस तरह की एक चाल चली थी, एक ऐसी स्टोरी बनाई थी जिससे वो उन पर स्पाइंग कर सकें, अपनी जगह पे उन्हें ठहरा सकें, अपनी सिक्योरिटी में उन्हें रख सकें। एक बुक लिखी गई, लेकिन इसके बाद उस शख्स के द्वारा जो कि खुद नाजी जर्मनी का जो टॉप कमांडो था, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑपरेशन लॉन्ग जंप को लीड कर रहा था, ये था कर्नल ऑटो कोर्जेनी। ऑटो कोर्जेनी वही जिसके बारे में स्टालिन ने भी कहा था कि एक इस तरह का जो नाजी के 38 कमांडो आए उनका लीडर है ये ऑटो कोर्जेनी, और ये लोग यहाँ पे असैसिनेशन के लिए आए हैं बिग 3 के। तो अब यहाँ पे इस पूरे ऑपरेशन लॉन्ग जंप पर एक खुद जो मेमोयर्स निकले थे वो कर्नल ऑटो कोर्जेनी के निकले। उन्होंने जो लिखा था अपने पूरे ज़िंदगी में, उनकी मौत के बताया जाता है 32 साल बाद इन्हें पब्लिश किया गया था। ये कोई बुक नहीं लिखी थी उन्होंने, उनके जो मेमोयर्स थे तो उन्हीं को यहाँ पे निकाला गया था आगे। उसमें उन्होंने क्या लिखा था आप ये देखिए। कोर्जेनी ने लिखा था कि ऑपरेशन लॉन्ग जंप नेवर एग्जिस्टेड एट ऑल, वो कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उनका नाम, नाजी जर्मनी के ये टॉप कमांडो जो थे कोर्जेनी, इनका नाम सोवियत के द्वारा यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो जानते थे, एक प्रोपेगेंडा स्टोरी बनाने के लिए एक यूज़ किया गया था, क्योंकि ये जानता था सोवियत कि ऑटो कोर्जेनी जो हैं वो ऐसे कई सारे ऑपरेशंस में, इतने बड़े लेवल पर जो ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं, ऐसे कई सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व भी हो चुके हैं और पहले इन्हें कर भी चुके हैं। तो उनका नाम लेकर इस स्टोरी को बनाना इस स्टोरी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। इस वजह से सिर्फ उनका नाम यहाँ पे लिया गया था, और इस तरह का कोई भी ऑपरेशन हुआ नहीं था। साथ में उन्होंने उस ड्रंक सोल्जर के बारे में भी बताया कि नाजी जर्मनी का जो कमांडो था, जिसको एक एनकेवीडी के एजेंट ने शराब पिलाकर उससे बातें उगलवा ली थी कि वो क्यों आखिर यहाँ पे आया है। उन्होंने कहा अपने मेमोयर्स में कि ऐसा कोई ड्रंक सोल्जर था ही नहीं, यहाँ तक कि उस नाम का भी, ये जो हैंस उल्री जो नाम बताया गया था, उस नाम का भी कोई सोल्जर एग्जिस्ट ही नहीं करता था नाजी कमांडोज की उस यूनिट के अंदर।
ये चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक और खुलासा होता है। ये किस तरह से हुआ कि एक हंगेरियन रिसर्चर हैं, वो बाद में सामने आए, लैस्लो हावा। लैस्लो हावास जो थे, एक हंगेरियन रिसर्चर, उन्होंने 1960s में ही ऑटो कॉर्जेनी का इंटरव्यू लिया था जब वो जीवित थे। अब आप ये देखिए कि ये जो मेमोयर बताएं हमने आपको, वो ऑटो कॉर्जेनी के मौत के 32 साल बाद निकाले गए थे। लेकिन लैस्लो हावास जो थे, हंगेरियन रिसर्चर, इन्होंने ऑटो कॉर्जेनी का इंटरव्यू लिया था 1960s में ही, जब वो जीवित थे। और उस इंटरव्यू के दौरान कॉर्जेनी ने ये कहा था, इनसे एडमिट किया था कि वो इंचार्ज थे ऑपरेशन लॉन्ग जंप के। उन्होंने वहाँ पे माना था कि वो इंचार्ज थे इसके, और वो जो ड्रंक कमांडो था जिसने ये सारी बातचीत बता दी थी एनकेवीडी के उस सीक्रेट एजेंट को, उसकी बाद में उसे जेल भी हुई और जेल में ही उसकी बाद में मौत भी हुई। तो ये कई सारी इसमें कहानियाँ ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में आती हैं, सामने बताई जाती हैं। लेकिन इस बीच अब सीआईए क्या कहता है, सीआईए का क्या कहना है, ये भी देख लीजिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का कहना है कि ये सिर्फ एक सोवियत प्रोपेगेंडा था, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि रोजवेल्ट के ऊपर सिर्फ ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें नहीं, यानी कि तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 में जो हुई, सिर्फ इसमें नहीं, याल्टा में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई इन तीनों बिग थ्री की बाद में, ये आगे जाके कई बार मिले हैं, 2-3 बार ये लोग मिले, 3 बार करीबन। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी स्पाइंग की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा रोजवेल्ट के ऊपर। ये सीआईए का कहना है, ये उनका स्टेटमेंट सामने आया था। तो सोचने वाली बात इन सब में ये है, आपको पूरी आज कहानी है पता चल गई ऑपरेशन लॉन्ग जंप कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, किस तरह से, क्या ये एक स्टोरी थी सोवियत के द्वारा बनाई गई एक स्पाइंग करने के लिए रोजवेल्ट के ऊपर, या फिर असलियत में नाजी जर्मनी का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें असैसिनेट करने के लिए एक बार में एक जगह 3 लीडर्स को प्लान किया गया हो। लेकिन सोचने वाली बात इसमें एक ये है, ये सारी कहानियाँ आ जाती हैं, रिसर्चर्स सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उन 38 सोल्जर्स का क्या हुआ? जो 38 में से 32 सोल्जर्स पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? अब इसके बारे में ही पूछा गया था सोवियत यूनियन से। जब पूछा गया तो इस पर सोवियत ने क्या जवाब दिया था आप जानते हैं? सोवियत यूनियन ने कहा था कि जो 32 लोग हैं वो पकड़े जाने के बाद, एनकेवीडी सीक्रेट पुलिस के द्वारा उनके पकड़े जाने के बाद वो मिस्टीरियसली अचानक से गायब हो गए। ये कहा गया सोवियत यूनियन के द्वारा, ये उनका स्टेटमेंट था कि वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। उसके बाद वो जो बाकी 6 लोग थे 38 में से जो नहीं पकड़े गए थे, फरार थे, उनका हमें कभी कोई आइडिया नहीं लगा, कभी भी वो पकड़ में नहीं आए। हो सकता है वो सोवियत यूनियन में ही हो सकता है वो अपनी जगह पे वापस चले गए हों। तो एक इस तरह का बयान यहाँ पे सामने आया था, और ये एक ऐसी मिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कि जिसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है। आज भी रिसर्चर्स जो हैं, हिस्टोरियंस जो हैं, वो इस पे लगातार अपने बयान देते हैं, नई-नई इन्फॉर्मेशन सामने आती हैं, और कहा जाता है कि ये जो था ओवरऑल, इसको जो माना जाता है वो इस तरह से माना जाता है कि ये एक सोवियत यूनियन का प्रोपेगेंडा था। ऐसी कोई ऑपरेशन, इस तरह का कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ऑपरेशन लॉन्ग जंप की। काफ़ी दिनों से आप में से, मुझे याद है कि कुछ वीडियोस पर 2 से 3 लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आए थे, ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में एक वीडियो लेकर आइए। तो ये ऑपरेशन इस तरह से था, और इसमें क्या क्या खुलासे बाद में हुए आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप डिसाइड करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्ग जंप जैसा रियल में हुआ था, असलियत में हुआ था, या सिर्फ ये एक सोवियत प्रोपेगेंडा था, एक मेकअप स्टोरी थी? ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपनी और भी रिक्वेस्ट बताते रहिएगा, सारे आपके टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आए जाएंगे। मैं बिल्कुल देखता हूँ आपके कमेंट्स, और आप लगातार कमेंट करते हैं, कई सारी रिक्वेस्ट करते हैं वीडियोस की, और सारे, यकीन मानिए, सभी पर वीडियो लेकर आया जाएगा जल्दी से जल्दी। रिसर्च में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसके बाद आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आए जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई बातचीत है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आप अवेलेबल हो। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।